सर ठीक है सर। अच्छा ठीक आप है, कैसे हैं बहुत सर? अच्छी बात। मैं भी मस्त हूँ। सर ना। अच्छा। ओके। अच्छा, एक्चुअल में ना मैं कभी एक दिन भी फास्ट नहीं रखता हूँ, ठीक है। तो वैसे भी रोजा में फास्ट करते हैं तो काफी मस्त, शाम के टाइम में लोग खाते हैं एकदम एंजॉय के साथ। रोजा चालू हो गया है बच्चा एकदम से। हाँ। ओके। अभी कितना दिन तक चलेगा बच्चा लोग? हाँ। आज से चालू हुआ है, ओके। चलो मैं अब तो थोड़े दिन में ईद भी आ जाएगा, तो मैं इसके लिए मैं ये बोल देता हूँ कि रोजा है मतलब रोजा को कुछ मतलब एंजॉय करो बच्चा, और जरा हेल्थ पे भी जरा ध्यान देना। हाँ ठीक है। तो कभी कभी पॉसिबल होता है तभी रखने का, कभी कभी नहीं होता है तो उस दिन ना जबरदस्ती नहीं करने का। हाँ ठीक है। तो काफी रोजा वाला जो फेस्टिवल होता है ईद का, तो लास्ट में सेवैया खाने को भी मिलता है। ओके। और डेली डेली शाम के टाइम में भी बहुत जबरदस्त चलता है। मैंने अंधेरी स्टेशन पे देखा है, शाम के टाइम में अंधेरी स्टेशन पे जबरदस्त है ना, रोजा जब चलता है वहाँ पे एक एक वैरायटी, एक एक है ना चीजें बनता है वहाँ पे। फ्रूट से लेकर वेज नॉन वेज सब चालू रहता है वहाँ पे, है ना, बराबर ना। मैं देखो ईस्ट की बात कर रहा हूँ, अंधेरी ईस्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर साथ में लोग मिलकर एक साथ सब रखते हैं बीच में, और फिर ग्रुपिंग करके खाते पीते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं। हाँ। तो काफी एकदम से बोलते हैं ना, ये बोलते हैं दिल से रखते हैं लोग। तो वैसे मैं बच्चा फास्ट तो मैं एक दिन भी नहीं रखता हूँ क्योंकि मेरे को जमता ही नहीं है। तो ओके, चलो शुरुआत करते हैं बच्चा। हाँ, केमिस्ट्री से। और तुम लोग बाकी क्या बोलते हो, खाना वाना खा लिए कि नहीं खा लिए वो बताओ मुझे। हाँ, खा लियो कि नहीं खा लियो बच्चा। एक मिनट, अभी मैं चैट पे जाता हूँ। चले गए हैं सब फटाफट। चलो, आज मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा नहीं लेने वाला हूँ, बस खाली एक्टिनाइड बैलेंस रखूंगा। बट खाली कुछ करना नहीं है, सेम वही फॉलो करना था। लेंथेनाइड में जेनॉन यूज होता है, तो एक्टिनाइड में यहाँ पे रेडॉन यूज करते हैं, Rn86। चलो, आज कुछ नया हो जाए, ठीक है ना। चलो, काफी हो गया। तो आज कुछ नया हो जाए मतलब कुछ नया चीज पढ़ा जाए। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है। ठीक है बच्चा। तो चलो इसको पढ़ा जाए। ब्लॉक्स, पीरियड्स। ओके। यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था, 16 ग्रुप जैसे पी ब्लॉक, एयू गोल्ड होता है, एयू, राइट। तो 6 पीरियड हो गया, ये सब चला देख लेना बच्चा। काफी चीजें की हैं हमने। चलो, 118 एलिमेंट्स मॉडर्न पीरियड टेबल आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन व्हाट 4 ब्लॉक्स। तो हैविंग लाइक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू देयर ब्लॉक, मैंने काफी चीजें एक्सप्लेन कर दी है। तो एस ब्लॉक कंटेन्स द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 अल्कली मेटल, और ग्रुप 2 को बोला जाता है अल्का लाइन, मतलब है अल्का लाइन। हाँ बच्चा, अल्का लाइन। ओके। तो ग्रुप 2 होता है, और ग्रुप अल्कली होता है। तो देखो, अल्कली और अल्कालाइन देखो बहुत काफी सिमिलैरिटीज है बच्चा। यहाँ पे अगर तुम देखोगे ये वर्ड तो दोनों के लिए सेम है। अल्क, राइट, अल्कल। ओके, ये यहाँ पे भी चल रहा है, ग्रुप 1 के लिए भी और ग्रुप 2 में भी अल्कल, राइट। यहाँ पे यहाँ पे ये भी चीज कॉमन हो रहा है बच्चा, ये भी चीज कॉमन हो रहा है, अल्कली हो जाता है, राइट। तो लाइन का एन ई हटा दो बच्चा, एन ई। ये देखो, एन ई लिखने पे ये अल्कालाइन बन जाता है, और ये एन ई हटाने पे अल्कली बन जाता है, मतलब दोनों वर्ड एक ही में छुपा हुआ है। तो अल्कली ग्रुप 1 को बोला जाता है और ग्रुप 2 को अल्कालाइन बोला जाता है। तो अल्का को लाइन याद रख लेना बच्चा, अल्का को क्या दो, लाइन दो। ओके, तो ऐसा याद रहेगा तुम्हारे पास अच्छी तरह से, भूलोगे नहीं। ओके। तो ऑल दीज एलिमेंट्स आर व्हाट, रिएक्टिव मेटल। असली में मत देना बच्चा, ठीक है। तो ऑल दीज एलिमेंट्स आर व्हाट, रिएक्टिव मेटल।
और अल्कली जो होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, और अल्कालाइन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, ध्यान में रखना। तो ऑल दीज एलिमेंट्स आर रिएक्टिव मेटल एंड अकर इन व्हाट नेचर, ओनली इन कंबाइंड स्टेट, राइट। तो मतलब यहाँ पे ये रिएक्टिव होता है, अकर इन नेचर एंड कंबाइंड फॉर्म में मिलता है। ओके, तो दे आर कंपाउंड्स विद एक्सेप्शंस ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम आर व्हाट, बोले तो ये बहुत एक्सेप्शनल केसेस है। तो देखो हमने लिथियम और बेरिलियम के बारे में ऑलरेडी एस ब्लॉक में पढ़ा है, रिद्धि याद है ना बच्चा? लिथियम और बेरिलियम, उसमें एक एनोमैलस बिहेवियर है, बट वो तुम्हारी बुक में दिया नहीं है। कितने बच्चे, मैं ईमानदारी से पूछ रहा हूँ और तुम भी ईमानदारी से जवाब देना, एनसीईआरटी का बुक कौन कौन बच्चा इसमें रीड करता है 11th का? कोई ऐसा बच्चा है जो एनसीईआरटी का बुक रीड किया है? जैसे जो टॉपिक मैं कराता हूँ वो टॉपिक का उस बुक में भी देखता है, कोई ऐसा है बच्चा? क्या मैं जान सकता हूँ? मतलब अभी तक आंसर नहीं आया, मतलब कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है। चलो, एंट्रेंस को कितने बच्चे देने वाले एग्जाम, चाहे JEE चाहे नीट की बात कर रहा हूँ, कितने लोग देने वाले हैं JEE या तो नीट एग्जामिनेशन? आयुष है, और कोमल भी है, ओ वाह कोमल जी, क्या बात है। प्रांजल भी है और सौरभ भी है, रेशम भी है, प्राची भी है, निर्मिति एंड कुशाल, स्नेहल भी है, वाह, एंड पूर्वा भी है, क्या पूर्वा, क्या बात है। ओके, और कोई है क्या? चलो, तो बच्चा देखो अभी तो प्रॉब्लम है क्योंकि अभी सब बंद है। सना भी है, अच्छा सब है, अच्छा। अंशु, अंशुमन, ओके, तुम भी हो अंशुमन, अच्छा ठीक। अच्छा, जिसके पास अगर टेक्स्ट बुक, किसी के पास है 11 का टेक्स्ट बुक एंट्रेंस का CBSE, कोई ऐसा यस बच्चा है? सर। यस, किसका यस आया था, नाम तो बताओ। रिद्धि, हाँ, रिद्धि तुम्हारा आया था? अच्छा, ओके, रिद्धि का आवाज था, चलो पहचान लिया हूँ। घर पे है? तो तुम घर पे यस नहीं हो सर। क्या? हाँ। नहीं, मैं गांव में हूँ सर। ओ माय गॉड, गांव में हो? ओ माय यस सर। गॉड, अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलो मैं अच्छा आइडिया बताता हूँ, तुम गूगल में से भी डाउनलोड कर सकते हो उसका PDF, यस सर। है ना बच्चा? तो अब एक काम करना, तुम लोग ना डाउनलोड कर लो, अभी तो मैं बोलूंगा नहीं कि परचेस करो मार्केट से, क्योंकि सिचुएशन खराब है तो बाहर जाना मुश्किल है, राइट। अगर कहीं किसी को पॉसिबल हुआ तो वो ले सकता है जो एंट्रेंस देना चाहेगा, जो देने वाला है नीट चाहे JEE। अगर मैं बोलूं तो मेरी बात इतना मान सकते हो कि बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक है वो इनफ नहीं है एंट्रेंस के लिए। CBSE का बुक बच्चा, CBSE, NCERT, 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 तो NCERT को है ना डाउनलोड कर सकते हो, तुम लोग ग्रुप में डाल दो, उसका भी PDF ओपन कर सकते हो और आराम से उसको भी तुम रीड कर सकते हो। बट मोबाइल में रीड करने में और बुक में रीड करने में कुछ मजा ही अलग होता है ना? तो ऐसा है, तो NCERT बुक भी है ना बहुत बेटर है बच्चा, और खास करके इसके क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ बुक से ही होते हैं। जैसे अगर तुमने सुना होगा नीट के बच्चे जो बायो देते हैं, तो बायो के लिए ऐसा बोला जाता है कि बायो का बस स्ट्रेट फॉरवर्ड NCERT बुक को पढ़ो अच्छे से लाइन टू लाइन। तो मैं बताऊंगा कि ब्लॉक, ब्लॉक मतलब एस ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक के। अब इसमें ब्लॉक में जो आता है ना पीरियोडिक टेबल आता है, ओके। रिद्धि, ओके, ब्लॉक में S, P, D और F आता है, ठीक है। तो एस ब्लॉक हो गया या P ब्लॉक हो गया या D ब्लॉक हो गया तो F ब्लॉक हो गया। तो हाइड्रोजन चैप्टर हो गया, जैसे एस ब्लॉक हो गया, मैंने बताया था हाइड्रोजन और एस ब्लॉक दोनों कंबाइंड है। आगे अभी P ब्लॉक भी पढ़ाऊंगा। D ब्लॉक, F ब्लॉक तुम्हारे को 12th में मिलेगा। फिर इसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मिलेगा, फिर एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया। अब ये जो चल रहा है पीरियोडिक टेबल चल रहा है, ठीक है ना? क्या चल रहा है? पीरियोडिक टेबल। एक मिनट बस, चलो एक मिनट।
ओके बच्चा, तो यहाँ पे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, हाइड्रोजन चैप्टर हो गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो गया, एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। बच्चा तुम अगर पूरा पूरा एमसीक्यूज देखोगे ना एंट्रेंस के, आज से 8 साल 10 साल जितने हैं पेपर में, सब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इसी में से आता है। एनसीईआरटी बुक, सीबीएसई, यहाँ याद रख लेना, चाहे जेडब्ल्यू, चाहे नीट हो, चाहे एडवांस, एडवांस के भी क्वेश्चन ब्लॉक्स में से ही आता है। इसको ब्लॉक बोला जाता है, ब्लॉक, ब्लॉक्स है ना बच्चा, तो इसको ब्लॉक बोला जाता है। तो ब्लॉक्स के क्वेश्चंस मैं लिख के दे रहा हूँ, 99% बच्चा क्वेश्चंस क्या होता है, इसी में से आता है। यहाँ तक कि एडवांस के भी क्वेश्चन इसी में से स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। तो इसलिए इसको पढ़ते रहो, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि महाराष्ट्र बुक में पॉइंट्स पूरी तरह से सफिशियंट नहीं है बच्चे, ठीक है। और ऑर्गेनिक में तो और भी बहुत कम है, तो ऑर्गेनिक तो बिल्कुल नहीं। ऑर्गेनिक का एनसीईआरटी भी बुक अगर तुम बोलोगे मैं एनसीईआरटी के लिए, देखो जो सीबीएसई बुक है, मैं ऑर्गेनिक के लिए ना बोलूंगा, मतलब ऑर्गेनिक के लिए वो पूरी तरह से फुलफिल नहीं है, ठीक है, बहुत कम है। तो और इन ऑर्गेनिक इसको बोला जाता है इनऑर्गेनिक। जो ब्लॉक्स होता है एसपीडी और एफ, इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो होता है जिसमें पीरियोडिक टेबल के बारे में हम पढ़ते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। तो यहाँ पे चलो, तो कंपाउंड तो डेली रीड भी किया करो, तुम लोग के पास बहुत टाइम है बच्चा, और बहुत अच्छा मौका है पढ़ाई करने का। देख रहे हो लंबा लंबा लॉकडाउन लगे जा रहा है। द यहाँ पे देयर कंपाउंड्स विद एक्सेप्शन ऑफ लिथियम और बेरिलियम, पूरे ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम में लिथियम अलग होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम में बेरिलियम डिफर होता है, राइट। So this is what because, right, because they have only one or what two valence electron and which they can lose readily forming M plus और M2 plus, जो मैंने अभी बताया। तो अल्कली पे M plus आता है मतलब 1 plus ऑक्सीडेशन, और M2 मतलब 2 plus चार्ज, मतलब 2 plus ऑक्सीडेशन स्टेट, and they have a low ionization enthalpy which decreases down the group। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है आगे अभी तुम पढ़ने वाले हो, जो मैं बताने वाला हूँ। उसी तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो ये देखो नाम बहुत जरूरी है, इसमें से ना बच्चा याद रख लेना, इनके ना कुछ एमसीक्यूज भी बन के आ जाते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे अल्कली ग्रुप 1 इज कॉल्ड अल्कली, ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोनोवैलेंट बोला जाता है, प्लस एम है, राइट। और अल्का को लाइन दो, अल्कालाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 होता है जिसको M2 प्लस बोला जाता है, राइट। और ऑक्सीडेशन स्टेट +2, राइट। और ये तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेस किया रहता है। उसी तरह से यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स से बच्चा है। द पी ब्लॉक कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 to 18, देखो ये पी ब्लॉक है। तो एस ब्लॉक क्या होता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 होता है, और पी ब्लॉक है ना तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में प्लेस किया गया है, राइट। तो मतलब समझ लेना एक सैंडविच है, और वो सैंडविच कौन सा है बच्चा, मसाला सैंडविच, ओके। तो एक ब्रेड एस ब्लॉक हुआ और एक दूसरा ब्रेड जो है ना पी ब्लॉक हुआ, और जो बीच में मसाला है वो तुम्हारा डी ब्लॉक होता है, ओके। यहाँ पे 13 to 18 हो गया। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स टुगेदर विथ एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेन ग्रुप एलिमेंट्स। देखो नाम याद रखना ना बच्चे, इसमें से सब एमसीक्यूज बनते हैं, तो इसलिए मैं रीड करवा रहा हूँ। पी ब्लॉक कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 to 18, पी ब्लॉक एलिमेंट्स टुगेदर विथ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो किसके साथ होता है, एस ब्लॉक के साथ, and called main group elements, and this is also known as what, representative elements। तो main group element और representative elements तुम्हारे बुक में, टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन कर सकते हो। the last group of the p block namely is what 18 group। इसकी डिस्कवरी बाद में हुआ था, और ये सब गैसेस फॉर्म में थे, और सब एलिमेंट्स को मतलब अब इसको बीच में मिक्स नहीं कर सकते थे, इसलिए इसको एक साइड में 17 तक तो फॉर्म हुआ था, तो इसको 18 बना के साइड में रख दिया गया। इसको नाम दिया है नोबल गैस, इनर्ट गैस बोला जाता है, इनर्ट गैस, नोबल गैस। मेरे ख्याल से निमोनिक्स बताया हूँ कि नहीं मैंने, बच्चा लोग इसका, चलो मैं बता देता हूँ, पी ब्लॉक में काम आ जाएगा। और भी जो तुम्हारे पास रहेगा अच्छा तो रख सकते हो। यहाँ पे क्रिकेट की बात करता हूँ। क्रिकेट में एक प्लेयर अभी कल तुमने देखा होगा मेरे ख्याल से, मैंने तो देखा नहीं, मैं खाली न्यूज पे में आ जाता है तो न्यूज में देखता हूँ न्यूज, तो न्यूज में फिर वो जबरदस्ती आईपीएल के बारे में बताते रहते हैं, तो ये चैनल वो चैनल। तो कल जीत गया शायद से मुंबई इंडियंस जीत गया कोलकाता से, बट कोलकाता जीत रही थी। बताया ना बच्चा रिद्धि, ओके थैंक यू बच्चा, थैंक यू।
तो ये सब ग्रुप का बता दिया हूँ बच्चा, मैंने पूरा पी ब्लॉक पूरा कंप्लीट किया हूँ मैंने। हाँ, फर्स्ट क्लास बिरयानी आइटम, ओम शांति, हो ओम शांति से टकराई पुलिस, अच्छा ठीक है। और हमारी वो छोटी वाली छोटी सी गीता सुने ना, चली चली पप, ओके अच्छा। तो चलो, तो ये बच्चा नोबेल गैस कहलाता है। क्या कहलाता है इसका, मैंने देखो निमोनिक्स बताया था, हरभजन ने आगरकर को 0 पर रन आउट किया, ठीक है ना। उसी तरह से 17 ग्रुप जो होता है, तो देखो 18 ग्रुप जो है, नेमली 18 ग्रुप्स आर द फैमिली ऑफ नोबेल एंड इनर्ट गैस, या जीरो गैस बोला जाता है, नोबेल, इनर्ट एंड जीरो। दिस हैव क्लोज वैलेंस सेट। इसके कंप्लीट होते हैं बच्चे, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, एक्सेप्ट हीलियम। तो कंप्लीट डबलेट इन द व्हाट केस ऑफ हीलियम, हीलियम में डबलेट चलता है, बाकी सब में ऑक्टेट कंडीशन होता है। ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ रहना चाहिए, और ये स्टेबल है। मैं इसको हमेशा ये ना, ये हाइड्रोजन फैमिली को शर्मा जी बोलता हूँ, शर्मा जी की फैमिली, मतलब एस ब्लॉक नहीं है बच्चा, शर्मा जी की फैमिली, मतलब ये किसी से कोई लेना देना नहीं है। एस बोले तो क्या होता है बच्चा, स्टेबल होता है, ये वर्ड के लिए मैंने यहाँ पे एस लिखा। तो एस ब्लॉक इज कॉल्ड व्हाट, स्टेबल। क्या कहलाता है बच्चा, स्टेबल, ध्यान में रखना बच्चा, ये एस ब्लॉक इज कॉल्ड व्हाट, स्टेबल। तो यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17, हैलोजन फैमिली, राइट। अब यहाँ पे देखो ये डबलेट हाइलियम में आता है, ऑक्टेट इन द केस ऑफ अदर नोबल गैसेस, देयरफॉर वेरी लो केमिकली रिएक्टिव। तो ये बहुत कम रिएक्टिव होता है। जैसे आगे चल के 12th में पढ़ोगे, हेलोजन फैमिली में जेनॉन का रिएक्शन दिखेगा, जेनॉन का, राइट। तो खैर जाने दो, वो 12th की बात है। 17 ग्रुप को, जो फर्स्ट क्लास बिरयानी आइटम है, उसको हैलोजन फैमिली बोला जाता है। एंड ग्रुप 16, इसको तुम चाल्कोजेन, राइट, ये बोल सकते हो, राइट, जैसे चारकोल हो गया, ओके। और इंक्लूड व्हाट, रिएक्टिव नॉन मेटल्स। तो ये 16 फैमिली में देखो, ये चाल्कोजेन है ना बच्चा, ये याद रखना। और 17 इज व्हाट, हैलोजन, राइट। यहाँ पे हैलोजन फैमिली 17 को, 16 को चाल्कोजेन, इंक्लूड रिएक्टिव नॉन मेटल, ये सब नॉन मेटल है बच्चा। जैसे कि मैंने वो भी बता दिया होगा, अब बच्चे सीता, गीता, आस्था, सबको टेनिस, पोलो आता, बराबर बताया था ना रिद्धि, हाँ, ये हाँ सुनो सर, बच्चा, बताए थे। ओके। यस सर। ओके, द इलेक्ट्रॉन गेन enthalpies being like highly negative, okay, the electron gain enthalpies being highly negative, and they gain one or what two electrons readily and form what anions। तो खैर यहाँ पे इसके बारे में जब रिएक्शन समझोगे तो और समझेगा। बाकी के पी ब्लॉक कंटेन्स ऑल द 3 ट्रेडिशनल टाइप ऑफ एलिमेंट, the metal on the left and non-metal and right at the what metalloids। the metal on the left side मैंने ये ऑलरेडी बताया बच्चा, जिगजैग लाइन में था ना बच्चा। तो बच्चे सीता, गीता, सबको टेनिस, पोलो आता। तो नीचे वाले मेटल होंगे, ऊपर वाले नॉन मेटल होंगे, और जो जिगजैग वाले हैं, राइट, बच्चे सीता, गीता, वो सब क्या है बच्चा, नॉन मेटलॉइड्स। तो सॉरी, मेटलॉइड्स, तो विच सेपरेट्स मेटल एंड फॉर्म फ्रॉम व्हाट, नॉन मेटल्स। तो वही सब बच्चा, यही सब चीजें दिया है। और ए ब्लॉक के बारे में तुम पढ़ सकते हो, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ग्रुप 3rd से लेकर 12th तक, एंड ऑल आर व्हाट, मेटल, अंडरलाइन कर सकते हो। एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज व्हाट, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन मेटल बोला जाता है। तो 12th में अभी हम पढ़ेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से चैप्टर आएगा। तो दे फॉर्म अ ब्रिज बिटवीन chemically reactive as block elements and less reactive elements of group 13-14, ओके। तो इनके बीच में एक ब्रिज बनता है, एस और पी को मिलाने के लिए एक ब्रिज बन गया है बच्चा। देखो ना पीरियोडिक टेबल को, देखो ना ऊपर से ऐसा नीचे 10 स्लोप आया है, राइट, तो इसलिए ब्रिज नाम दिया गया है। तो मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स partially filled inner d orbital। As a result, d block elements have properties such as a variable oxidation state। ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पार्ट तुम्हारे को 12th में समझ में आएगा। और एक चीज और मैं बता देता हूँ, इसके अंदर है ना, डी ब्लॉक में बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जब 12th में जब पढ़ोगे, तो ये कंपाउंड है ना, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मोस्ट ऑफ कलर्ड फॉर्म करते हैं, कलर। और कलर के साथ इसके अंदर पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक वाला भी पार्ट चलता है। और साथ में बच्चा एक तो मजे की बात बता देता हूँ, कि ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ही मोस्ट ऑफ तुम देखोगे एज अ लाइक कैटालिस्ट के तौर पे। तो कैटालिस्ट के तौर पे तुम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ही देखने वाले हो, हर जगह पे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स प्लेस होते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैंने हाइड्रोजनेशन कराया था, तो देखो वहाँ पे निकल यूज किए थे, प्लेटिनम, पैलेडियम यूज किए थे,
फिर एरोमेटाइजेशन में जाएंगे तो वहां पे वैनेडियम पेंटॉक्साइड ये सब यूज किया है, क्रोमियम यूज किया है, ये सब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स थे बच्चे। तो याद रख लेना ये कैटलिस्ट में भी यूज करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। और क्यों? क्योंकि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है, तो अगला है जिंक कैडमियम मर्क्यूरी विथ कॉन्फ़िगरेशन NH2n-1 D10। बच्चा जिंक कैडमियम मर्क्यूरी ये उसी ग्रुप में आता है डी ब्लॉक में। तो Zn और कैडमियम और मर्क्यूरी, जैसे मैं जिंक है ना दिखा सकते हो, तुम पीरियोडिक टेबल देख सकते हो, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होगा, साइंस का जमाना। फिर जिंक के नीचे देखोगे कैडमियम है, खाली कुछ करना नहीं, इसमें 18 ग्रुप ऐड कर दो, 18, तो ये बन जाएगा 48। और कैडमियम के नीचे आता है मर्क्यूरी, और इसमें 32 ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 80। और ये एलिमेंट है डी ब्लॉक का एलिमेंट, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होने की वजह से ये एक्चुअल में प्लेस किया गया है डी ब्लॉक में। बट ये बच्चा इसकी कहानी और अलग देखने को मिलेगा, राइट, 12th में, कि ये जबकि प्रेजेंट है डी ब्लॉक में, ये इंक्लूड है डी ब्लॉक में, बट एक्चुअल में ये बाहर होता है, एक्सक्लूडेड होता है। और रीजन एक ही है, क्योंकि इसका है ना बच्चा, इसका फुलफिल्ड होता है डी ऑर्बिटल। तो ध्यान देना बच्चा, यहाँ पे ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, ये डी ब्लॉक को इसमें प्लेस किया गया है, जगह तो दिया गया है डी ब्लॉक में, बट एक्चुअली इट इज व्हाट एक्सक्लूडेड, ये बाहर है, ये डी ब्लॉक में रह के भी ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं है। तो इसके भी पीछे कुछ रीजन है। रीजन एक है कि ये है ना एलिमेंट्स फुलफिल्ड होते हैं बच्चे, इनका डी ऑर्बिटल क्या होता है बच्चा, फुलफिल्ड होता है। तो डी ऑर्बिटल पूरी तरह से फुलफिल होने के वजह से यहाँ पे इसको है ना, मतलब जगह तो दे दी है डी में, बट इसको बोला जाता है डी नहीं बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, एफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सॉरी, इसको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में रखा गया है, बट इसको डी ब्लॉक नहीं बोला जाता है। रीजन एक ही है बच्चा, रीजन एक ही है, क्योंकि ये प्लेस किया गया है यहाँ पे डी में, बट अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो देखो हमने अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था, तो इसमें 3D10 आएगा, इसके अंदर 4D10 आएगा, करके देख लेना, और इसमें 5D10 आएगा। तो ये 3D10, 4D10, 5D10, ये डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड हो जाता है। तो डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड होने की वजह से अब डी की खासियत एक ही है कि उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। अब ये देखो ऊपर से जाएगा, जैसे कि मैं एक नॉर्मल डी ब्लॉक के लिए ऐसे 5 ऑर्बिटल लिया जाता है। मैं एक आइडिया बताता हूँ समझने के लिए, ये लो, अब स्कैंडियम ले लो, तो स्कैंडियम में 3D1 आता है, तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने डाल दिया। टाइटेनियम में जाऊंगा तो ऐसा दूसरा 3D2 आता है। वैनेडियम में जाऊंगा तो 3D3 होगा। वैनेडियम के बाद क्रोमियम में जाऊंगा तो ऐसे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3D5। देखो मैंने कल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया था, राइट, क्रोमियम 3D5 4s2 ऐसा आएगा, Ar 3D5 4s2 ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो ऐसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं, इन्हीं को बोला जाता है पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक। और जब इसके अंदर अगर ये ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और पूरी तरह से खाली होगा तो इसको बोला जाता है डायमैग्नेटिक। क्या बोला जाता है बच्चा, डायमैग्नेटिक। जैसे आगे चल के यहाँ पे ये देखो भरेगा, यहाँ पे फिल होगा दूसरा इलेक्ट्रॉन, Fe आयरन होता है ना 3D6। आयरन के बाद डी ब्लॉक में देखोगे तो 3D7, 3D8, 3D9 कॉपर तक, कॉपर। और जिंक में जाएंगे तो ये 3D10 हो जाएगा। ये 3D10 होने की वजह से अब ये देखो पूरी तरह से फुलफिल्ड हो गया। तो डी की खासियत ये है कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना बहुत जरूरी है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये ऑक्सीडेशन, इसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से ये क्या देता है बच्चा, ये देता है ये कंपाउंड एज लाइक कैटलिस्ट के तौर पे यूज किया जाता है। बट जिंक और कैडमियम मर्क्यूरी में प्रॉब्लम क्या होता है कि ये पूरी तरह से फुलफिल्ड होता है, इसलिए इसको एज लाइक है ना इंक्लूड किया है डी ब्लॉक में, बट दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ व्हाट डी ब्लॉक एलिमेंट, दिस इज व्हाट एक्सक्लूडेड। ये आउट है, ये क्या है बच्चा, आउट है, ठीक है ना। चलो, तो मैंने थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बताया, अगर जिसको समझा होगा तो अच्छी बात है, अगर ऊपर से गया तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसका, क्योंकि थोड़ा सा पॉइंट लिखा है डी में, इसको पूरी एकदम डिटेल में पढ़ोगे तो ये तो थोड़ा सा पॉइंट था, तो मैंने बताया कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि
इसके ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग आएंगे, एक ही एलिमेंट के दो दो तीन तीन ऑक्सीडेशन दिखेंगे, राइट। जैसे अभी अभी अल्कली में +1 दिखता है ना, खाली एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, बट यही स्कैंडियम ले लूंगा ना, स्कैंडियम पहला एलिमेंट है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी दिखेगा और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 भी दिखेगा। बट वही टाइटेनियम में जाऊंगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी, +3 भी और +4 भी हो जाएगा, मतलब एक एक करके बढ़ते रहेंगे, +2 से चालू होगा, प्लस एक एक बढ़ते जाएगा। टाइटेनियम के बाद वेनेडियम जाओगे तो वेनेडियम में +2 +3 +4 +5, जैसे कि रेडॉक्स रिएक्शन तुम लोगों का नहीं हुआ है ना बच्चा? हाँ, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन हुआ है क्या बच्चा? नहीं हुआ है। चैप्टर नहीं हुआ है, अच्छा ठीक है। चलो एक मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर KMnO4, बच्चा नहीं समझेगा तो पूछ लेना मेरे से। ये कंपाउंड है, देखो इसमें Mn दिखेगा, तुम ना एक काम करो, टेक्स्ट बुक ओपन करो, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 94 देखो, Mn देखो कहाँ पे दिख रहा है बताओ मुझे, ये मैंगनीज कहाँ पर दिख रहा है वो बताओ, कौन से ब्लॉक में दिख रहा है? एस ब्लॉक की, डी ब्लॉक की, एफ ब्लॉक की, पी ब्लॉक? सर पी ब्लॉक। Mn बच्चा, Mg नहीं बोला हूं मैंने, Mn बोला हूं, ध्यान से देखो, वहां पे पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक बोले कि पी ब्लॉक बोले बच्चा? यस पी ब्लॉक में पी, हाँ यस सर पी ब्लॉक। पी ब्लॉक बोले, हाँ हाँ सर। पी फॉर पैरट ना, हाँ नो सर डी में है सर, सॉरी सर सॉरी। हाँ देखा ना, ये बोलते हैं आंखों का धोखा बच्चा, बच्चे फंसते हैं, मैं बता रहा हूँ कौन से वाले में फंसते हैं, Mg, वो Mg देख लेते हैं, समझते हैं वो Mn है, तो बच्चा ये मैग्नीशियम है, ये पी ब्लॉक में दिखेगा, और ये Mn है ना, डी ब्लॉक में दिखेगा, ध्यान में रखना, कभी गड़बड़ ना करना। चलो अब मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके दिखाता हूँ तुम्हारे को। अभी थोड़ी देर पहले K का वैल्यू हमने बताया, मैंने क्या बताया, K का वैल्यू क्या होता है बच्चा? +1। कैसे पता चला मुझे? अभी तो पढ़े ना, +1 है, ये देखो यहाँ पे मोनोवैलेंट M+, तो अल्कली का ऊपर से लेकर नीचे तक हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, और ऑक्सीजन का याद रख लेना रूल के हिसाब से -2 होता है, ये फिक्स वैल्यूज है बच्चा। O का वैल्यू -2, Mn का हमें नहीं पता है, मुझे इसी को कैलकुलेट करना है, तो Mn क्वेश्चन मार्क, O का वैल्यू पता है मुझे, -2 होता है, याद रख लो, एडवांस में मैं बता देता हूँ, ऑक्सीजन का वैल्यू अगर लेना रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट तो -2 चूज करोगे, इसमें भी आएंगे अलग अलग, -1 भी आता है, बट यहाँ पे -2 लोगे, और K का वैल्यू +1। अब सिंपल मैथमेटिक है बच्चा, यहाँ पे K लिखूंगा, K के बाद यहाँ पे प्लस करूंगा Mn, Mn के बाद यहाँ पे लिखूंगा 4 × O, और यहाँ पे =0, यहाँ पे =0 चार्ज, क्योंकि यहाँ पे इक्वल के बाजू में O पे कुछ चार्ज भी नहीं दिया है। अब K का वैल्यू क्या होता है बच्चा? +1 होता है, मैं +1 रख देता हूँ। Mn को तो क्वेश्चन मार्क है, X कंसिडर कर सकते हो चाहो तो, +4 × O का वैल्यू है -2 =0। अब यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ, Mn ये वैल्यू +1 है, और ये इसको मल्टीप्लाई करो, 4 2 8, तो -8 हो जाएगा। मैं पूरा स्टेप फॉलो करता हूँ, पहले वाले में +1 है, +1 प्लस Mn, यहाँ पे ये 4 2 क्या हो जाएगा, -8 =0, ठीक है। अब यहाँ पे ये +1 और -8, -7 =0, फिर Mn ये लो,
+7 कर दिया मैंने। अब बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट Mn का +7 आया, लिख के लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा बच्चे। अच्छा कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, ध्यान में रखना। ये केमेनोफोर को बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, सभी को समझ में आया होगा। चलो अगला, हाँ बच्चा, तुम्हारे को मैं कैलकुलेट करने को दूंगा, बट मैं पूरा हेल्प करूंगा, डोंट वरी। K2Cr2O7, इसमें हमको कैलकुलेट करना है Cr का वैल्यू। Cr को आइडेंटिफाई करना, K2Cr2O7, ध्यान में रखना K2Cr2O7 है बच्चे। अब यहाँ पे K का वैल्यू एज पर रूल +1 है, O का वैल्यू -2 है। Cr को देखो, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, पता है, क्रोमियम एक्सेप्शनल केस। चलो अब ये Cr का वैल्यू क्या आएगा कैलकुलेट करके बताओगे, ये तुम लोग कैलकुलेट करो।
सभी ने कैलकुलेट कर लिया? क्या आया वैल्यू बच्चा? सीआर का वैल्यू क्या आया? अभी तक किसी ने रिप्लाई नहीं दिया। सिंपल मैथमेटिक्स का बच्चा, क्या कर रहे हो? क्या आया अंजलि? आंसर क्या आया बच्चा? रॉन्ग राइट भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके, चलो +13 क्या बात है, शाबाश प्राची, क्या बात है, +6। ओके, 13 से 6 पे आ गया प्राची, पता नहीं अभी। अब आंसर 6 भी आ रहा है, माय गॉड। 13, रजत भी 13 पे है। चलो 13 सही जा रहे हो बच्चा लोग, वेरी गुड। +13, वाओ। और किसका आया 13? सही जा रहे हो। प्राची जरा वापस से क्रॉस चेक कर लो बच्चा, आंसर। प्राची क्रॉस चेक कर लो। ओके, और किसका आया +13? चलो प्राची क्रॉस चेक किया बच्चा? रिद्धि तुमने कैलकुलेट नहीं किया बच्चा? अहमद, ओ अर्जुन, अंशुमन, आयुष, कहाँ हो भाई? नो आंसर्स। धीरज, कादिर, कुशल, कोमल, मिताली, निर्मिति, ओम, शांति, ओ प्राची, प्रांजल, रजत, रेशम, थोड़ा रिद्धि, ऋषभ, शना, संदीप, शिवम, स्नेहल, सौरभ एंड वैश। हाँ, बस बस ठीक है। ओके, नहीं आ रहा है? कंफ्यूज है सर? प्राची, रिद्धि कंफ्यूज? अरे बाबा सिंपल मैथमेटिक्स तो था। प्राची तुमको क्या लगता है, तुमने +6 क्या सोच के लाई थी? तुम्हारे मैथ्स में मार्क्स कितने आए प्राची, 10th में? मैथमेटिक्स में मार्क्स कितने हैं 10th में? हाँ प्राची, 85 है। वाह, क्या बात है। तो मैथमेटिक्स तुम्हारे को कैलकुलेट करने आता नहीं, कैलकुलेशंस? हाँ, 85 मार्क्स लाके तुमने कैलकुलेशंस प्रॉपर नहीं कर पाती हो, सोचने वाली बात है प्राची। हाँ, और तुम आंसर +6 दिखाती हो, तो क्या सोचा था सर खुश हो जाएंगे? हाँ, और तुम्हारे को इनाम मिलेगा। हाँ, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड प्राची, तुम बिल्कुल बिल्कुल सही हो, शाबाश बच्चा, वेरी गुड। हाँ, प्राची भी सोच रही है कि सर ने एकदम से एकदम वो करके मेरे को एकदम से वो कर दिया, है ना? डर गई थी ना प्राची? हाँ प्राची, डर गई ना तू? हाँ, वेरी गुड, शाबाश बच्चा, शाबाश। तुम्हारा आंसर बिल्कुल राइट है बच्चा, सही है, ठीक है। अरे सिंपल है बच्चा, क्या कर रहे हो? इसका +1 बताया हो तो ये 2 × k करोगे, मतलब 1 × 2 × k करोगे, तो k का वैल्यू क्या होगा? +1 ही होगा ना। तो यहाँ पे डायरेक्टली इसको +2 कर दो, फिर यहाँ पे ये +2 × CR होगा, 2 × CR, राइट। फिर +7 × O रहेगा, तो 7 × O का वैल्यू -2 है, तो -14 हो जाएगा। हाँ कि ना, -14, तो -14 यहाँ पे प्लस गायब हो जाएगा। अब -14 है यार, इससे तो अच्छा, तुम लोगों से तो अच्छा मेरा मैथमेटिक्स अच्छा है। सोचो, मैं सोचता हूँ मेरा ही खराब है। यहाँ पे +2 और ये -4, 14 क्या होगा? -12 होगा। तो 2 × CR, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12, और =0। हर जगह पे 0 0 चलने वाला है, बराबर। और ये 12 वो बाजू में जाएगा तो +12 हो जाएगा, CR +12, और डिवाइड कर दो 2 से, तो ये +6 हो जाएगा, CR का वैल्यू +6। अब बताओ, प्राची ने बिल्कुल राइट किया था।
तुम लोग 13 लाते हो, सोचने वाली बात है बच्चा। इसको डिवाइड तो करो, 2CR है ना। हाँ, सब्ट्रैक्ट तो करो, ये भी मेरे को सिखाना पड़ता है क्या बोलने का तुम लोगों को। हाँ, तुम लोगों से मैथ्स मेरा अच्छा है। ओके प्राची, थैंक यू बच्चा, वेरी गुड। ओके, चलो नेक्स्ट। तो अभी कंफ्यूजन क्लियर हो गया सभी का। तो देखो क्रोमियम में ऑक्सीडेशन स्टेट +6 भी देखा, और Mn में ऑक्सीडेशन स्टेट +7 भी देखा तुमने। तो थोड़ा सा मैंने रेडॉक्स को यूज किया था। क्या करूँ, है यहाँ पर डाल दिया, तो थोड़ा पॉइंट्स को मैं एलोबोरेट कर रहा हूँ, ताकि ये शॉर्ट में तो इन्होंने बोल के रख दिया कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पैरामैग्नेटिक। तो मैंने क्या बताया, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो अब Mn की बात किया था, तो Mn में मैंने अभी स्कैंडियम दिखाया था। तो स्कैंडियम में ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से चालू हुआ था, +3 भी गया। टाइटेनियम में +2 भी आया, +3 भी आया, और +4 भी आया। वैनेडियम में +2 भी आया, +3 भी आया, +4 भी आया, और +5 भी आया। और उसी तरह से क्रोमियम में जाओगे तो अभी तुम्हारे सामने था, +2 भी आएगा, +3 भी आएगा, +4 भी आएगा, +6 भी आएगा। 6 तक गया ना, तो +6। और वही Mn का भी दिखाया था मैंने। तो Mn में भी +2 से लेकर +3, +4, +5, +6, +7, 7 तक गया था। अब उसके आगे Mn के आगे Fe आयरन, तो वहां पे अब डिक्रीज होने लगेगा। अब +7 सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इस डी ब्लॉक। तो इसी को बोला जाता है, इसके ऑक्सीडेशन एक कांस्टेंट नहीं होता है, वेरिएबल अलग अलग होता है। इसलिए ये डी ब्लॉक है ना, एलिमेंट्स को मोस्ट ऑफ यूज करते हैं एज अ लाइक कैटलिस्ट के तौर पे। तो ये क्या करता है, कैटलिस्ट के तौर पे ये उसमें एक्टिव, मतलब दो रिएजन को मिलाने का काम करता है, रिएजन और सबस्ट्रेट को। ऑर्गेनिक रिएक्शन में हमने काफी देखा कैटलिस्ट का काम, रिएक्शन करा के ये वापस से बाहर हो जाता है। तो ये रोल खाली मिलाता है, बट उसके अंदर पार्ट नहीं लेता है। ओके। और ये पैरामैग्नेटिक कैसे होता है, जैसे मैंने ऑर्बिटल ड्रॉ किया था, ये एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक के लिए, एस ब्लॉक के लिए ऐसा एक डब्बे यूज करते हैं, पी ब्लॉक के लिए ऐसे 3 ऑर्बिटल यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो एक एक करके इलेक्ट्रॉन में फिल करूंगा, तो एक इलेक्ट्रॉन मैं बोलूंगा कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड का मतलब जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड ना बच्चा। पेयर जो होता है उसको दो लोगों को पेयर बोला जाता है ना, हाँ कि ना। और जो सिंगल होगा तो वो पेयर थोड़ी ना होगा, वो अनपेयर्ड होगा। ये पेयर्ड है, लिख देता हूं। और ये क्या है बच्चा, अनपेयर्ड। ये पेयर्ड है और ये अनपेयर्ड है। जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होता है और सिंगल इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है, बात खत्म। समझा, हाँ कि ना। ठीक है, तो अब देखो स्कैंडियम के लिए तो 3D1 होता है, क्योंकि स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाता हूँ मैं। याद है ना बच्चा, इससे तो मैंने तुम्हारे पीछे इतना मेहनत किया स्कैंडियम के लिए, हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया। कंडेंस वाला यूज करेंगे बच्चा, कंडेंस वाला। AR डी ब्लॉक के लिए AR बाबू को याद रखना, AR दास, AR दास, एर्गन दास, 34 ईयर्स ओल्ड। देखो 34, यहाँ पे एस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 आएंगे। एर्गन 18 होता है, ये 18 और ये 2 कितना हो गया, 20। और यहाँ पे 21 की जरूरत है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डाल दो, 1। क्या बन गया, 21 हो गया। 18 + 2 + 1, 21, राइट। तो ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी का है ना, ये डी ऑर्बिटल का है, तो एक इलेक्ट्रॉन डाला। इसी तरह से टाइटेनियम में आऊंगा, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22, राइट। साइंस टीचर, देखो साइंस टीचर, SC बोले तो स्कैंडियम, और टीचर TI टाइटेनियम है, टीचर इसका 3D2। तो यहाँ पे 18 और ये 2 कांस्टेंट चलेगा बच्चा, यहाँ पे चेंज होते जाएगा। अब यहाँ पे 2 कर दो, तो 18 2, तो भी देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दूसरा कहाँ पे डालूंगा, यहाँ पे 3D2। तो पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कलर देगा। कलर कलर होने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी होता है, इतना याद रखना। और भी कंसेप्ट है, बट वो 12th में, थोड़ा सा झलक दे रहा हूँ 12th का। फिर वैनेडियम आएगा, वैनेडियम, हेलो, एक एक करके बढ़ते जा रहा है ना बच्चा, चेंज होते जा रहा है। वैनेडियम 23 है, तो अब यहाँ पे 18 2 20 हो गया, तो डी में कितना होगा, 3। यहाँ पे तीसरा इलेक्ट्रॉन आ गया,
ये लो तीसरा इलेक्ट्रॉन इधर डाल दिया। समझ में आ रहा है कुछ कहानी, हाँ कि ना? तो ये 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, तो ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। हाँ कि ना बच्चा? ए जल्दी से रिप्लाई करो, समझ में आया क्या कुछ कहानी है कि नहीं? अच्छा ये डी ऑर्बिटल है ना, ये डी के लिए 5 ऑर्बिटल ले रहा हूं मैं, समझ में आया बच्चा? एस के लिए 1 ऑर्बिटल लेते हैं, डी के लिए 5। देखो कितना मस्त 12th बता रहा हूँ तुम लोगों को, 12th में सब चीजें सीखने वाले हो। यहाँ पे तो खाली पॉइंट लिख दिया मैंने, देखो एक्सप्लेन करके दिया कि कैसे हो रहा है। क्यों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? वेरिएबल ऑक्सीडेशन तब तक होता है जब तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, और जैसे ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होने लगता है, मतलब पेयरिंग होने लगेगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होने लगता है। सुन लो मेरी बात, हाँ। जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, बट जैसे ही याद रखना पेयरिंग चालू हो जाएगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होने लगेगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिक्रीज होने लगेगा। और एक मजे की बात, जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो मेटालिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना कोवेलेंट बॉन्ड, मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना कोवेलेंट बॉन्ड करेगा और उतना उसका मेटालिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, तो मेल्टिंग पॉइंट भी हाई देता है। इसलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मेटल ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करके स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाता है और ये हार्डर मेटल हो जाता है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा हाई होता है। समझ में आया बच्चा? बट कुछ केसेस में एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, खैर वो टलते हैं। क्रोमियम पे आ जाते हैं। क्रोमियम, क्रोमियम, क्रोमियम क्या होता है बच्चा? याद है ना बच्चा? चेंज हो जाएगा। कौन सा वैल्यू लेंगे क्रोमियम के लिए? एक्सेप्शनल की ऑब्जर्व्ड वैल्यू लोगे बच्चा, हमेशा याद रखना। एक्सेप्शनल लोगे नहीं, ऑब्जर्व्ड वैल्यू। याद आया बच्चा? क्रोमियम के लिए 3d5 4s1 हाफ फील्ड, कल ही किया था ना फुल फील्ड, तो 5 इलेक्ट्रॉन डी में आएंगे, एक इधर, चौथा और इधर पांचवा। 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 है ना यहाँ पे बच्चा? है ना यहाँ पे 5? ये देखो 1 2 3 4 5, अभी तक कहानी अनपेड की चल रही है, बढ़ते जा रहा है। पूरे पीरियोडिक टेबल में देखोगे जब 12th में मैं बताऊंगा, तो इस वाले सीरीज में साइंस का जमाना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, एमएन, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इन सब में सबसे ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? क्रोमियम का होगा, क्रोमियम का, याद रखना। उसके बाद एमएन आ जाएगा। अब देखो एमएन आ गया, एमएन का एटॉमिक नंबर 25, AR4S2, 18 2 20, और यहाँ पे 5 कर दो, तो ये 18 हो गया और ये 2 हो गया, 20 और ये 5 25, हाँ कि ना? 25 एमएन। तो इसके भी अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 ही रहेंगे, तो 5 इलेक्ट्रॉन डाल के बैठा है यहाँ पे। अब यहाँ तक क्या हो रहा है? अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट एमएन का +7 तक गया। अब यहाँ पे आयरन आ जाएगा 26, ये देखो आयरन, Fe 26, यहाँ पे डी में कितना आएगा? 6। अब यहाँ पे 6 आ गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर डाल दो, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे। अब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होने लगेगा, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होने लगा ना। अभी तक अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे हाई किसमें था? एमएन में, क्रोमियम में। अब यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हो गया, अभी 6वां इलेक्ट्रॉन आएगा तो 6वें को तो इसी तरह से पेयरिंग करेंगे ना। फिर Fe के बाद कोबाल्ट आएगा तो 7वां, फिर निकल आएगा तो 8वां इधर हो जाएगा, कॉपर आएगा तो इधर 9 10 हो जाएगा, और Zn आएगा तो पूरी तरह से फुलफिल्ड वही जिंक और कॉपर में। तो ये अभी तक क्या हो रहा है? अनपेड इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन बट ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होने लगेगा। बट ये कंपाउंड क्या देगा? कलर देगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा, और जब पूरी तरह से ये फुलफिल्ड हो जाएगा जिंक, तो जिंक में ऐसा 3d10 आता है, कॉपर में भी 3d10, बट उसमें भी कहानी थोड़ी बदलती है। ऑक्सीडेशन स्टेट है, देखो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो +1 और +2 आता है, तो इसलिए वो भी क्या देता है? कलर्ड होता है। अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है कॉपर प्लस में और कॉपर +2 में, बट जिंक +2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही होता है, Zn का +2।
तो Zn है, यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ, और ये जिंक, और ये 30 होता है एटॉमिक नंबर। तो 3d10 4s2, 18 2 20, और ये 10 30। तो ये ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन मैंने डाल दिया। अब मैं बोलूं कि अनपेड इलेक्ट्रॉन है बच्चा इसमें? नहीं है ना। ये पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा? बताओ मुझे। डाई डाई सब दिख रहा है, डबल डबल, डायमैग्नेटिक, पैरा नहीं होगा। समझा? हाँ कि ना? क्लियर है बच्चा? एक समझ में आया क्या बच्चा? वो बताओ जल्दी से। रिप्लाई बच्चा, रिप्लाई। कहीं कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो मेरे से। थोड़ा सा 12 चालू कर दिया था मैं, तो समझ गए बच्चा? समझेगा बच्चा, 12 भी समझेगा, कुछ है नहीं, यही ये सब छोटे छोटे चीजें हैं। इसलिए जो बेस है ना 11 का क्लियर होना चाहिए, 12th में काम आएगा। ठीक है? तो देखो कितना आसानी से मैं तुम्हारे को 12th का कंसेप्ट समझा रहा था। वापस से बताऊंगा, डोंट वरी, 12th में। हाँ, तो थोड़ा और रुक रुक के बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। ये तो थोड़ा सा मैं बता रहा था कि पैरामैग्नेटिक, नहीं तो तुम्हारे सर के ऊपर से जाता कि ये लिखा है पैरामैग्नेटिक क्या होता है। तो ये पैरामैग्नेटिक है, फुलफिल्ड, या तो पूरी तरह से खाली रहे, ये ऑर्बिटल है ना, पूरी तरह से खाली रहे तो डी 0 होगा, और पूरी तरह फुलफिल्ड रहेगा तो डी 10 हो जाएगा। ये हमेशा डायमैग्नेटिक होता है। और जब भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया, एक सिंगल अनपेड, तो वो पैरामैग्नेटिक होता है, और वो कलर भी देता है। अनपेड इलेक्ट्रॉन ही कलर देता है। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाया मैंने, राइट? डी ब्लॉक जाता तो मैं चाहता तो स्किप करके आगे चलता कि भाई 12th में पढ़ लेंगे। थोड़ा सा बताया आइडिया, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तब तुम्हारे को समझ में आया होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होते हैं। जैसे अल्कली का ऑक्सीडेशन स्टेट, अल्कली मेटल का +1 ही एक फिक्स है पूरे ग्रुप का। बाजू में अल्कालाइन का है +2 है, और यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे इनके अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तो दो पार्ट में देखो, वो बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल में प्लेस किया गया है। और जैसे जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, समझ में आ गया होगा कि ये कंप्लीटली फिल्ड होता है, डी सबशेल। इनका डी ऑर्बिटल बोलो चाहे सबशेल बोलो, पूरी तरह से फिल्ड होता है, Zn का भी, कैडमियम का भी, मर्क्यूरी का। तो डू नॉट शोज द प्रॉपर्टीज टिपिकल ऑफ ट्रांजिशन मेटल। तो मतलब ट्रांजिशन मेटल का प्रॉपर्टीज वो है जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन आए, और जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तो वो भले उसमें प्लेस तो है बट वो उसका पार्ट नहीं है। अब जाके समझ में आया बच्चा, Zn, cadmium, mercury, why this is what included in what d block, but actually it is what excluded, because of what d orbital is fulfilled. D is a what? Fulfilled. This is the reason. but है वो d block में, but actual में वो क्या है? बाहर है। that zinc, cadmium, mercury is not a part of what? d block elements. reason एक ही है, क्योंकि d is fulfilled। समझा? बाकी में अनपेड इलेक्ट्रॉन है। हाँ कि ना? ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट। एफ ब्लॉक कंटेन्स एलिमेंट ऑल ऑफ विच आर मेटल। एफ ब्लॉक है ना, बॉटम में रखा गया है। देखो मैंने 6 और 7 पीरियड को एक्सप्लेन किया था। 6 में याद रखोगे, लालू को बताया था ना बच्चा, लालू को क्या पसंद है? एक लेयर। लालू को एक लेयर पसंद है बच्चा, एक लेयर। बताया था कि नहीं बताया? इसका एटॉमिक नंबर 57 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 71, इसका ना एटॉमिक नंबर 89, और ये 103 होता है। बट इसमें एक्चुअल में जो एलिमेंट चालू होता है सीरियम से चालू होता है। देखो सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक के एलिमेंट, सीरियम का एटॉमिक नंबर 58 होता है। ये लेंथनम है ना, वहीं पे डी ब्लॉक में ही प्रेजेंट होता है। बट ये सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक के बीच में एलिमेंट्स दिखेंगे, तो ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। और यहाँ पे थोरियम से लेकर लॉरेंसियम 90, ये एक्स के एक्चुअल एलिमेंट है। तो एक्टिनाइड वो कहाँ पर है बच्चा? डी ब्लॉक में ही प्रेजेंट है। देख लो 794 वाला पेज पे देखो, पीरियोडिक टेबल दिख जाएगा तुम्हारे को, लाइट पिंक और डार्क पिंक।
तो ये कहानी है बच्चा लैंथेनाइट। इस सीरीज को ये एलिमेंट का है ना, सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक के एलिमेंट, इनको इस नाम से जाना जाता है, लैंथेनाइट सीरीज। और ये थोरियम से लेकर लॉरेंसियम तक के एलिमेंट्स को बोला जाता है एक्टिनाइट सीरीज। समझ में आ रहा है बच्चा? हाँ कि ना? तो देखो बॉटम में 94 पे क्लिक होगा तुम्हारे को, सीरियम से ल्यूटेशियम दिया है, तो टोटल सीरियम से ल्यूटेशियम के बीच में भी एलिमेंट्स और इनको काउंट करोगे तो 14 एलिमेंट्स दिखेगा। बट लैंथेनम को लेके बैठोगे तो 15 हो जाएगा, बट 14 आता है बच्चा। हाँ कि ना? सभी को समझा ये पार्ट? बच्चा क्विक रिप्लाई दो, टाइम हो गया है, मैं तुम लोग को फ्री करने वाला हूँ। चलो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे बच्चा। काफी चीजें मैंने ना 12th की चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ही ऐसा चैप्टर। चाहता तो इसको मैं स्किप करके आगे जा सकता, बट नॉलेज दे रहा हूँ तो लेते रहो। देखो लिखा है, क्या करे, इसको स्किप करना भी मुश्किल होता है बच्चा। ये तो फिर यही होता है कि वो कंफ्यूजन कंफ्यूजन हो जाता है। अब तुम्हारे को यहाँ पे पता चल गया होगा, डी ब्लॉक में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इन्होंने तो शॉर्ट में लिख दिया। पैरामैग्नेटिक पता चल गया हो, एंड एबिलिटी टू फॉर्म कलर्ड आयंस। क्यों कलर्ड आयंस फॉर्म करेगा? तो कलर्ड फॉर्म करने का रीजन एक ही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और कैटलिस्ट, यहाँ पे कैटलिस्ट में भी यूज होता है। फिर जिंक कैडमियम मर्क्यूरी की भी कहानी पता चल गया। क्यों? समझ में आया बच्चा? इसलिए एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो A block contains element all of which are what metal and are placed in the what two rows called lanthanide series and actinide series. The series are named after their what preceding elements lanthanum and actinum. In the third group of D block what of 6th and 7th period, third group में देखो तुम्हारे को दिखेगा बच्चा ये एलिमेंट्स, थर्ड ग्रुप में ऊपर से, और हॉरिजॉन्टली 6 पीरियड में लालू दिखेगा La, और एक्टिनम 7th पीरियड में दिखेगा। The lanthanides are known as what? Rare earth. लैंथेनाइड को बोला जाता है रेयर अर्थ एलिमेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सीरीज फील्ड इन व्हाट n-2f। ये ऑलरेडी मैंने लिखा दिया है, सब सेल n-2f सब सेल। हाँ कि ना? ये सब डेफिनेशन मैंने ऐड कर दिया था। एंड these elements have very similar properties within each other, the actinide elements। तो एक्टिनाइड से भी ये मिलता जुलता कहानी है इसका बच्चा, लैंथेनाइड। तो एक्टिनाइड क्या होगा? थोरियम से लेकर लोरेंसियम। देखो ये 12th में मिलेगा। एबव यूरेनियम, यूरेनियम के बारे में कभी सुना है क्या बच्चा लोग? हाँ, 5 मिनट अगर लूंगा तो थोड़ा सा बताऊंगा। टाटा पावर के बारे में, सॉरी टाटा पावर नहीं, मैंने इससे कुछ बोला था। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट सुना? नहीं बोला होगा तो तुमने सुना होगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट। यूरेनियम को यूज करते हैं एज लाइक इलेक्ट्रिसिटी के तौर पे, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। हमारे को एनएसजी में मेंबरशिप नहीं मिल रहा है। एनएसजी का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। अगर इसमें मेंबरशिप मिल जाए तो हमारे को फॉरेन कंट्रीज से रेडियो एक्टिव मटेरियल मिलना चालू हो जाए, और जिसकी वजह से हम ऐसे बहुत सारे पावर प्लांट बना सकते हैं, जैसे तारापुर है, अभी एक तमिलनाडु में बना है कुडुनुमकुलम, जैसे बहुत सारे पावर प्लांट है। तो ये पावर प्लांट अगर ये यूज होगा बच्चा तो क्या होगा मालूम है? इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया जाता है। पता है ना अब इलेक्ट्रिसिटी की कितनी जरूरत है। मुंबई को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी इंडिया में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पावर कट होता हो। मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ, यहाँ तक कि थाने की बात कर रहा हूँ मैं, थाने में भी इलेक्ट्रिसिटी कट होता है। गांव गांव चले जाओ, राइट, बिहार, यूपी, दिल्ली, दिल्ली जो कैपिटल है, राजधानी बोला जाता है, वहां पे भी लोग जनरेटर यूज करते हैं। आगे ना बच्चा बताओ, कोई है दिल्ली वाला इसमें बच्चा? कोई है दिल्ली वाला? कोई है दिल वाला इसमें? दिल्ली वाले दिल वाले होते हैं, मुंबई वाले पैसे वाले होते हैं। हाँ, नहीं है, बताओगे भी नहीं जानबूझ के अभी। हाँ, यूपी बिहार की बात कर रहा हूँ मैं, वहां पे तो अभी देखो गाँव गाँव में कितने जगह पे अभी आज तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं। वहां पे सबसे ज्यादा चोरी से यूज करते हैं वहां पे लोग इलेक्ट्रिसिटी, पता है तुम्हारे को? तो कहाँ से लोगों को पहुंचेगा? पैसा नहीं भरना चाहते, बट सिस्टम बनाना चाहिए ना गवर्नमेंट को।
अंडरग्राउंड वायरिंग करना चाहिए, जैसे मुंबई में है, प्रॉपर घर में घर, कोई चोरी थोड़ी ना कर सकता है भाई। सीखने से भाई क्या नहीं कर सकते, बहुत कुछ चेंजेस ला सकते हैं। सभी को इलेक्ट्रिसिटी मिले, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के बहुत सारे मेथड है बच्चा, खाली ये रेडियो एक्टिव मटेरियल ही नहीं है। इसके जगह पे विंड एनर्जी भी यूज हो सकता है, वाटर यूज हो सकता है, जो फ्लो होता है वाटर, बहुत सारी चीजें हैं बच्चा। बड़े लोग नहीं बनाना चाहते ज्यादा, क्योंकि पेट्रोल डीजल लोगों को कम कर देंगे ना, तो पेट्रोल डीजल कम हो जाएगा तो फिर गवर्नमेंट को फायदा कम हो जाएगा, समझ गए ना। आज के डेट में सेंचुरी कंप्लीट हो गया पेट्रोल डीजल, उसके पीछे बहुत टैक्स जाता है, बहुत पैसे मिलते हैं। तो यूरेनियम वो चीज होता है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। और जो तुम एक्टिनाइड सीरीज के मैं बारे में बात कर रहा हूँ, एक्टिनाइड पूरा का पूरा एलिमेंट रेडियो एक्टिव होता है। बट लेंथेनाइड में एक है ना, प्रोमीथियम पीएम, वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, बाकी सब मेटल है। और एक्टिनाइड सीरीज पूरी तरह से रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो 92 जो यूरेनियम होता है ना, यूरेनियम 92 होता है उसका एटॉमिक नंबर। तो उसके ऊपर जब जाते हैं नेपच्यूनियम आता है, प्लूटोनियम आता है, ये सब है ना हैवियर एलिमेंट होता है बच्चा, और ये मैनमेड है, राइट। तो ये मैनमेड होता है, ये ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। तो तारापुर में बहुत ज्यादा बल्क में एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है। और अगर तुमको देखना होगा, कभी टाइम मिलेगा तो जरूर गूगल पे इस पे जाके, यूट्यूब पे तारापुर का डिस्कवरी पे चैनल पे है ना, 3 एपिसोड में दिखाया, 3 या 4। तो तुम देख सकते हो कि कैसे उसको प्रिपेयर किया जाता है और कैसे वो सप्लाई किया जाता है। और ये रेडिएशन इतने हार्मफुल होते हैं, अगर इसके कांटेक्ट में आ गया इंसान, तो इंसान का काम तमाम। ठीक है अच्छा। हाँ, तो अगले लेक्चर में हम लोग ट्रेंड्स पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स, जिसमें पढ़ोगे तुम स्क्रीनिंग इफेक्ट, न्यूक्लियर चार्ज मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ोगे, आयोनाइजेशन इंथैल्पी पढ़ोगे, एटॉमिक साइज पढ़ोगे, आयोनिक रेड डाई पढ़ोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ोगे। तो ये सब चीजें मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ये सब बेस होता है, ओके। और ये पढ़ते पढ़ते हम यहाँ पे चैप्टर को खत्म करेंगे, और आज का भी सेशन हम लोग खत्म करेंगे। थैंक यू बच्चा लोग, बाय बाय एवरीवन। तुम लोग जा सकते हो, काफी देर से मुझे सुन रहे हो। थैंक यू बच्चा लोग, एंड एंजॉय। और जो भी रोजा रखा है बच्चा लोग, प्लीज अपना जरा ध्यान रखना, केयर करना, ओके। टाइम टू टाइम खाते रहना, हाँ। और तबीयत पे जरा ध्यान देना बच्चा लोग, हाँ ठीक है, क्योंकि काफी माहौल खराब है, तो जरा एक्टिव रहना, ओके। और खाने में जरा खट्टा चीज भी खाते रहना बच्चा लोग, हाँ हाँ, ओके, खट्टे चीजें। हाँ, जैसे पिकल्स मत लेके खाना चालू करना, मैं लेमन जूस की बात कर रहा हूँ। तो लेमन विमन ले सकते हो, ज्यादा अच्छा ये टाइम है, विटामिन सी की बहुत जरूरत है लोगों को, ओके। और हरी सब्जियां फ्रूट्स भी खाया करो, तो उसमें जिंक ये वो सब मिल जाता है, आयरन ये सब जरूरत पड़ेगी, ओके बच्चा। और और भी एक चीज है, लेकिन बाहर जाने के लिए ना है ना, तो विटामिन डी ओके। तो बाहर जाना मना है, बट विटामिन डी मॉर्निंग में मिलता है, आफ्टरनून में नहीं, हाँ, ओके। तो हमारे इंडिया में बहुत लोगों में, मुंबई वाले लोगों में खास करके विटामिन डी की कमी होती है, बड़गांव के लोगों में विटामिन डी की कमी नहीं होती है। चलो, तो बस आज यहीं पे स्टॉप करेंगे। चलो बाय बाय एवरीवन, बाय बाय सर। बाय मैम, बाय मैम, बाय हाँ बाय बाय सर। बच्चे लोग, बाय बाय बाय, टाटा।